वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। सोलह विविध के हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। बच्चों, कल हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे और आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों ये दिया हुआ है कि यदि तीन व्यक्ति ए, बी व सी बारी बारी से एक सिक्का उछालते हैं, जिसके पहले चित आता है वही मैच जीतेगा। यह मानते हुए कि खेल अनिश्चित काल तक जारी रहता है, यदि ए खेलना प्रारंभ करता है तो उसकी जीत की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हमें कंडीशन ये दे रखी है कि ए, बी, सी तीन कैंडिडेट हैं जो कि एक सिक्का उछालते हैं, जिसके पहले चित आएगा वो मैच को जीत जाएगा। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, चित आने की जो प्रायिकता है वो होती है यहां पर 1/2। क्या होती है यहां पे? 1/2। और सिक्के को उछालने पर पट आने की जो प्रायिकता होती है बच्चों, वो भी कितनी होती है यहां पर? 1/2। अब देखिए बच्चों, ए अगर खेलना प्रारंभ करता है, चूंकि ए खेल को प्रारंभ करता है, अतः ए के जीतने की संभावनाएं, ए के जीतने की संभावनाएं। तो देखिए बच्चों, अगर ए जो है वो खेलना प्रारंभ करेगा तो ए के जीतने की जो संभावनाएं हैं वो क्या क्या हो सकती है? हो सकता है ए चूंकि खेल को प्रारंभ करता है तो हो सकता है वो पहली बार में ही जीत जाए। दोबारा ए के जीतने की संभावना बच्चों कब बनेगी? जब पहली बार में ए हार जाए, बी भी हार जाए, सी भी हार जाए और फिर ए का नंबर आए और ए जो है वो मैच को जीत जाए। एक और संभावना कब बनती है बच्चों यहाँ पर? जब ए हार जाए, बी हार जाए, सी हार जाए, वापस ए का नंबर आए तो ए हार जाए, बी हार जाए, सी हार जाए और वापस जब ए का नंबर आए तो ए जीत जाए। और इस प्रकार से ये संभावनाएं बढ़ती जाएंगी और अनिश्चित काल तक जो है ये चलती जाएंगी। अब देखिए बच्चों, अगर पहली बार में ही ए जीत जाता है तो जीतने या चित आने की प्रायिकता जो होती है वो कितनी होती है? 1/2। पहली बार में ए हारा, इसकी प्रायिकता भी 1/2, बी हारा 1/2, सी हारेगा 1/2 और फिर ए जीतेगा तो इसकी भी प्रायिकता 1/2। जब इन सबको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा यहाँ पर 1/2 की घात 4। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर प्रत्येक केस में आपको प्रायिकता 1/2 ही लेनी है, क्योंकि जीतने और हारने दोनों की प्रायिकता 1/2 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो कुल मिलाकर यहाँ पर आ जाएगा 1/2 की घात 7 और इस प्रकार से यहाँ पर अनंत पदों तक जो है वो ये श्रेणी चलती जाएगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो श्रेणी है ये गुणोत्तर श्रेणी को रिप्रेजेंट कर रही है, जहाँ पे प्रथम पद जो है वो 1/2 है और सार्वय अनुपात 1/2 की घात 3 है। तो बच्चों, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का जो योगफल का फॉर्मूला होता है वो होता है a/1 अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का जो योगफल का सूत्र होता है बच्चों वो होता है a/1 जहाँ पर a का मान है 1/2 और r का मान है 1/2 की घात 3, क्योंकि आगे वाले पद में पीछे वाले पद का भाग देते हैं तो 1/2 की घात 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 की घात 3। तो कुल मिलाकर 1/2 1 - 1/8। तो बच्चों कुल मिलाकर हो जाएगा 1/2 इंटू में ये हो जाएगा बच्चों 8/7, क्योंकि यहाँ 7/8 आएगा जो कि उल्टा होकर 8/7 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ए के जीतने की जो प्रायिकता है वो कितनी आएगी बच्चों? 4/7 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। तो बच्चों इस केस में जो है हमने यहाँ पर ए को जिताया है। अब देखिए बच्चों, बी के जीतने की संभावना की अगर हम लोग बात करें, बी के जीतने की संभावनाएं, तो देखिए बच्चों इसी प्रकार से बी के जीतने की संभावनाएं जो है वो हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे?
हो सकता है बी जो है पहले ए का नंबर आएगा, क्योंकि ए जो है वो खेल को प्रारंभ करता है तो ए का हारना अनिवार्य है, तभी यहाँ पर बी का नंबर आएगा और वो जीतेगा। दूसरा केस बच्चों ये बन सकता है यहाँ पे ए हारा हो, बी हारा हो, सी हारा हो, वापस ए हार गया और बी का नंबर आया तो बी जीत गया। वापस हो सकता है बच्चों ए हारा हो, बी हारा हो, सी हारा हो, वापस ए हारा हो, बी हारा हो, सी हारा हो, ए हार गया हो और वापस बी का नंबर आया हो तो बी जीत गया। और इस प्रकार से ये अनंत पदों तक जो है ये संभावनाएं चलती जाएंगी। इस केस में देखिए बच्चों यहाँ पर जो है प्रायिकता ए के हारने और बी के जीतने की प्रायिकता 1/2 इंटू 1/2, तो कुल मिलाकर बच्चों ये 1/2 की घात 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी बी के जीतने की संभावना 1/2 की घात 5 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बच्चों 3 3 6 और 2 8, यानी ये हो जाएगा 1/2 की घात 8। और इस प्रकार से ये श्रेणी भी कितने पदों तक जाने वाली है? अनंत पदों तक ये श्रेणी जाएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे प्रथम पद जो है वो तो 1/2 की घात 2 है, जबकि सर्व अनुपात यहाँ पर भी 1/2 की घात 3 है। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है वही a/1 - r, जहाँ पर a की जो वैल्यू है वो तो है 1/2 की घात 2 और 1 - 1/2 की घात 3, यानी 1/2 की घात 3 हो जाएगा सर्वानुपात। और अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/4 इंटू में 8/7, तो कुल मिलाकर आ जाएगा 2/7। तो बच्चे इस प्रकार से यहाँ पर ए के जीतने की संभावना हो जाएगी यहाँ पे 4/7, बी के जीतने की जो संभावना है वो हो जाती है बच्चों यहाँ पे 2/7। और अब हम निकालने वाले हैं सी के जीतने की संभावना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सी के जीतने की संभावना किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सी के जीतने की संभावनाएं, तो सी के जीतने की जो संभावना बनती है बच्चों वो ये बनती है, ए खेलना प्रारंभ करेगा तो ए हारेगा, बी हारेगा, सी का नंबर आएगा, सी जीतेगा, प्लस ए हारेगा, बी हारेगा, सी हारेगा, वापस ए हारेगा, बी हारेगा और सी का नंबर आएगा तो सी जीतेगा। इसी तरह से ए हारेगा, बी हारेगा, सी हारेगा, ए हारेगा, बी हारेगा, सी हारेगा, वापस ए हारेगा, बी हारेगा और इस बार सी का नंबर आएगा तो सी जीतेगा। और इस प्रकार से ये संभावनाएं अनंत पदों तक जो है वो चलती जाएंगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सी के जीतने की जो पहली संभावना की प्रायिकता है वो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 1/2 की घात 3। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 1/2 की घात 6, आगे हो जाएगा बच्चों 1/2 की घात 9। और इस प्रकार से ये संभावनाएं अनंत पदों तक जो है वो चलती जाएंगी। यहाँ पर भी फॉर्मूला बच्चों a/1 - r ही अप्लाई होगा, जहाँ पर a का मान है 1/2 की घात 3, अपन में आ जाएगा 1 - 1/2 की घात 3, क्योंकि यहाँ पर r का मान भी 1/2 की घात 3 है और a का मान यानी प्रथम पद जो है वो भी 1/2 की घात 3 है। सोल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 1/8 इंटू में 8/7, तो कुल मिलाकर आएगा 1/7। तो बच्चों यहाँ पर सी के जीतने की जो संभावनाएं हैं वो हो जाएगी 1/7। तो बच्चों यहाँ पर ए के जीतने की संभावना है 4/7, बी के जीतने की संभावना 2/7 और इस खेल में सी के जीतने की जो संभावना है वो 1/7 हो जाएगी। तो बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये और इसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना होगा। इस तरह से हम लोग सभी संभावनाओं को एक साथ लिखकर उनका योग कर देंगे। चूंकि यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी अनंत पदों तक जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से हम लोग इन तीनों के ही जीतने की प्रायिकताएं बहुत आसानी से निकाल लेंगे। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें हमें दिया हुआ है अगले 25 वर्षों तक एक व्यक्ति के जीवित रहने की प्रायिकता जो है वो 4/5 है और उन्हीं 25 वर्षों में उसके पत्नी के जीवित रहने की जो प्रायिकता है वो 3/4 है। तो बच्चों हमें कुछ प्रायिकता यहाँ पे ज्ञात करनी है, लेकिन जो कंडीशंस हमें यहाँ पे दे रखी है वो ये दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 14 हम करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति के 25 वर्षों तक
जीवित रहने की जो प्रायिकता है वो है बच्चों यहाँ पे 4/5। अगर बच्चों मैं इस घटना को यहाँ पर ए से प्रदर्शित करूं तो यहाँ पर पी ए का मान है 4/5। तो बच्चों यहाँ पर पी ए नोट का मान कितना आएगा 1 - 4/5 यानी कि 1/5। इसी प्रकार बच्चों उन्हीं 25 वर्षों में उसकी पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता ये हमें दे रखी है बच्चों यहाँ पे 3/4। तो बच्चों यहाँ पर अगर इस घटना को बी से प्रदर्शित करें तो पीबी का मान है अपने पास 3/4। तो बच्चों यहाँ पे पीबी नोट यानी जीवित नहीं रहने की प्रायिकता 1 - 3/4 यानी कि 1/4 हो जाएगी। अब देखिए बच्चों चूंकि हम यह मान के चलते हैं कि पति और पत्नी एक दूसरे को मारने का प्रयास नहीं करते हैं, इसलिए दोनों घटनाएं जो है वो स्वतंत्र घटनाएं होंगी जीने की। चूंकि दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं, अतः पहला पार्ट देखिए इसमें क्या दे रखा है, दोनों 25 वर्ष तक जीवित रहेंगे, दोनों एक साथ जीवित रहेंगे 25 वर्षों तक, अर्थात मुझे यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है। चूंकि दोनों घटनाएं यहाँ पे स्वतंत्र हैं, अतः दोनों के एक साथ जीने की प्रायिकता दोनों की अलग अलग जीने की प्रायिकता के गुणनफल के क्या हो जाएगी बराबर। तो बच्चों यहाँ पर पी ए का मान है 4/5 और पी बी का मान है 3/4। सोल्व करेंगे तो बच्चों अपने पास आने वाला है 3/5। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे पहले पार्ट का जो आंसर होगा वो आएगा आपके पास 3/5। सेकंड क्वेश्चन, इसमें दोनों में से कम एक 25 वर्ष तक जीवित रहेगा। बच्चों जब भी ये वर्ड यूज होता है कम से कम एक, हमें हमेशा ही वहां पे दो घटनाओं के बीच में यूनियन निकालना होता है। तो बच्चों कम से कम दोनों में से एक के जीवित रहने की प्रायिकता, अर्थात मुझे यहाँ पे पी ए यूनियन बी निकालना है और इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों पी ए का मान जो है वो है आपके पास यहाँ पे 4/5, पी बी का मान आपको दे रखा है यहाँ पे 3/4 और इंटरसेक्शन की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे 3/5। 20 जो है बच्चों यहाँ पे लघुत्तम आएगा, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 4 5 20, 5 3 15, 5 चौके 20, तो ये हो जाएगा 4 3 12। सोल्व करेंगे बच्चों तो ये बनेगा यहाँ पे 19/20। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 19/20। अब देखिए बच्चों यहाँ पे तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में हमसे पूछे कम से कम एक 25 वर्षों तक, ये तो हो चुका बच्चों सेकंड पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमें केवल पत्नी के 25 वर्षों तक जीवित रहने की प्रायिकता, केवल पत्नी के 25 वर्षों तक जीवित रहने की प्रायिकता। तो केवल पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता, तो बच्चों चूंकि पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता को हमने पीबी से प्रदर्शित किया था, उसमें से अगर हम दोनों के एक साथ जीवित रहने की प्रायिकता को हटा दें तो केवल पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, केवल पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता में से दोनों के एक साथ जीवित रहने की प्रायिकता को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। तो चूंकि पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता है यहाँ पे 3/4 और इसमें से पी ए इंटरसेक्शन बी का मान यानी कि 3/5 आया था। इन दोनों को माइनस करने के लिए हम यहाँ पे 20 लेंगे लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और 4 3 12। तो कुल मिलाकर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 3/20। तो बच्चों केवल पत्नी के जीवित रहने की प्रायिकता यहाँ पे हो जाएगी 3/20। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आप इन दोनों ही क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे के सारे, और विविध में हम उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत आएंगे। अभी भी 2 या 4 क्वेश्चन अभी और रहे होंगे, उनको हम कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक कीजिए इंतजार। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।